हेलो एवरीवन, लर्नाक्युलस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक NCERT कृतिका, इसके पार्ट 1 माता का आंचल। इस पाठ से जुड़े प्रश्न उत्तर को हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पृष्ठ संख्या 8 में दी हुई है, उस सारे प्रश्नों को पहले हम लोग करते हैं, उसके बाद पृष्ठ संख्या 9 के भी प्रश्नों को करेंगे। चलिए पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर मां की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक बच्चे, ये जो पाठ है माता का आंचल, इस पाठ से पहला प्रश्न यही है कि एक बच्चे का अपने पिता के प्रति चाहे कितना भी जुड़ाव क्यों ना हो, लेकिन जब भी दुख कष्ट या विपदा आती है तो वह अपनी माँ के ही पास जाता है। आखिर इसकी क्या वजह है, इसका क्या कारण है, ठीक है। तो चलिए उत्तर देखते हैं। माता से बच्चे का ममत्व का रिश्ता होता है। वह चाहे अपने पिता से कितना प्रेम करता हो या पिता अपने बच्चे को कितना भी प्रेम देता हो, पर जो आत्मीय सुख माँ की छाया में प्राप्त होता है वह पिता से प्राप्त नहीं होता। भोलानाथ का अपने पिता से अपार स्नेह था, पर जब उस पर विपदा आई तो उसे जो शांति व प्रेम की छाया अपनी माँ की गोद में जाकर मिली, वह शायद उसे पिता से प्राप्त नहीं हो पाती। माँ के आंचल में बच्चा स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। लेखक ने इसलिए पिता पुत्र के प्रेम को दर्शाते हुए भी इस कहानी का नाम माँ का आंचल रखा। इसके उत्तर में कहा जा रहा है कि बच्चा जो है वो दुख और कष्ट में क्या करता है, अपनी माँ के पास जो है उसको सुकून मिलता है, अपनी माँ के पास जाता है। इसका कारण यह है कि कहीं ना कहीं जो है माँ से एक ममत्व जुड़ा हुआ रहता है, मतलब एक अपार जो है स्नेह, अपार जो है मोह जुड़ी हुई होती है उससे, ठीक है। इसलिए क्या करता है बच्चा अपने आप को कहाँ पे सुरक्षित करता है, उसे लगता है कि हम कहाँ पे सुरक्षित हैं, अपनी माँ के ही पास सुरक्षित हैं, ठीक है। इसलिए इसमें जो इस चैप्टर में जो दिया हुआ है भोलानाथ, वह क्या करता है, दुख और कष्ट में अपनी माँ के गोद में रहता है, ठीक है। इसलिए इस पाठ का नाम क्या रखा गया है, माता का आंचल भी रखा गया है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। कहा जा रहा है कि भोलानाथ क्या कर रहा होता है, रो रहा होता है, वह सिसक रहा होता है। तो जब वो अपने साथियों को देखता है तो वह रोना या फिर सिसकना बंद कर देता है, भूल जाता है। आखिर क्या कारण है। इसका उत्तर है, उसे अपनी मित्र मंडली के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करना अच्छा लगता है। वे उसके हर खेल व हुड़दंग के साथी हैं, उनके साथ वह सब कुछ भूल जाता है। गुरुजी द्वारा गुस्सा करने पर वह अपने पिता की गोद में रोने बिलखने लगता है, परंतु अपने मित्रों को मजा करते देख वह स्वयं को रोक नहीं पाता। मार की पीड़ा खेल की क्रीड़ा के आगे कुछ नहीं लगती, इसलिए रोना भूलकर वह दोबारा अपनी मित्र मंडली में खेल का मजा उठाने लगता है। इसके उत्तर में कहा जा रहा है कि जब भोलानाथ को पीटा जाता है अपने गुरु के द्वारा, तो वो अपने पिता के पास तो रोता है। क्यों? क्योंकि पिता के पास उसको लगता है कि मेरे पिता मुझे देखेंगे तो लाड प्यार करेंगे, स्नेह मिलेगा। लेकिन जब वो अपने मित्रों को खेलते हुए देखता है, ठीक है, हुड़दंग करते हुए देखता है, मस्ती करते हुए देखता है, तो उसे जो है क्या होता है, वो अपना रोना और सिसकना वो भूल जाता है, ठीक है। उसे क्या लगता है कि मैं भी जा करके कहीं ना कहीं मैं भी खेलूँ, ठीक है। तो वही है कि वह जैसे ही अपने मित्र मंडली में जाता है, अर्थात अपने मित्रों के साथ जाता है, वह खेल का मजा उठाने लगता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तक खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। तुकबंदी एक वर्ड है यहाँ पे। तुकबंदी का अर्थ होता है खेलते खेलते जब हम लोग कुछ पोएम टाइप का बोलते हैं ना, राइमिंग पोएम या राइमिंग वर्ड्स टाइप का, तो वैसा उसी को तुकबंदी कहा जाता है, ठीक है। जैसे कुछ खेल रहे हो, खेलते खेलते कोई पोएम बोल दिए, कुछ कविता बोल दिए उससे रिलेटेड, तो वही तुकबंदी होता है। तो वही है कि आपने खेलते खाते समय वो कहा है कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब क्या करते थे, खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते थे। आपको भी वैसे, तो आप जो भी बचपन में आप लोग कोई खेल खेलते होंगे और उसमें यदि कोई कविताएँ उस तरह की बोलते होंगे, कुछ राइमिंग जो है वर्ड या फिर राइमिंग स्कीम वाले शब्द कुछ उस तरह के बोलते होंगे, तो आप लोग उसको यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ कुछ अपने से उदाहरण दे करके कुछ लिख सकते हैं यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि भोलानाथ जो खेल खेलता था या फिर उसके खेलने की जो चीज़ें थी वो हमारे खेल और खेलने की चीज़ों से किस प्रकार भिन्न है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है भोलानाथ व उसके साथी खेल के लिए आंगन व खेतों पर पड़ी चीज़ों को ही अपने खेल का आधार बनाते हैं। उसके लिए मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ों के पत्ते, गीली मिट्टी, घर के सामान आदि वस्तुएं होती थी जिनसे वह खेलते व खुश होते। परंतु आज हमारे खेलने का सामान इन सब वस्तुओं से भिन्न है। हमारे खेलने के लिए आज क्रिकेट का सामान, भिन्न भिन्न तरह के वीडियो गेम व कंप्यूटर गेम आदि बहुत सी चीज़ें हैं जो इनकी तुलना में बहुत अलग हैं। भोलानाथ जैसे बच्चों की वस्तुएं सुलभता से व बिना मूल्य के खर्च किए प्राप्त हो जाती हैं, परंतु आज के बच्चों की खेल की सामग्री मूल्य खर्च करने पर ही प्राप्त होती है। कहा जा रहा है कि भोलानाथ के समय की जो इस पाठ में दिया हुआ माता का आंचल, उस समय की यदि बात की जाए तो आज से करीबन 30-40 साल पहले की, तो उसमें हम लोग कह सकते हैं कि उसमें क्या होते थे, बच्चे किससे खेलते थे, मिट्टी से बने बर्तन, खुद वो कच्ची मिट्टी के बर्तन बनाते थे, पत्तों से खेलते थे, तरह तरह के खेल, ठीक है, बहुत सारे पेड़ों के पत्तों होते थे उससे खेलते थे। तो उनकी जो खेलने की सामग्री होती थी वो उसमें मूल्य खर्च नहीं होता था, उसमें पैसे नहीं लगते थे, वो खुद उसका निर्माण करते थे, ठीक है। और अभी क्या होता है, अभी के बच्चों की यदि बात की जाए तो उनके खेलने की वस्तुएं हो गई, जैसे कि गाड़ी हो गया, कंप्यूटर से कुछ खेल खेले, वीडियो गेम खेले, तो कहीं ना कहीं मोबाइल को भी लेने में पैसे खर्च हुआ। मतलब सारी चीज़ों में क्या होता है, पैसे खर्च होते हैं, ठीक है। यदि क्रिकेट खेल रहा है तो बैट खरीदने के लिए पैसे चाहिए, बल्ला खरीदने के लिए पैसे चाहिए, ठीक है, गेंद को खरीदने के लिए पैसे चाहिए। इस तरह क्या होता है कि खर्च जो है वो अधिक से अधिक बढ़ती जाती है। तो यही दोनों में क्या है, असमानताएँ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। कुछ इसमें प्रसंग दिए हुए हैं पाठ में, उन सारे प्रसंगों को क्या करना है, वर्णन करना है, ठीक है। तो इसका उत्तर है पहला, भोलानाथ जब अपने पिता की गोद में बैठा हुआ आईने में अपने प्रतिबिंब को देखकर खुश होता रहता है, वहीं पिता द्वारा रामायण पाठ छोड़कर देखने पर लजाकर वो मुस्कुराकर आईना रख देना। यहाँ बच्चों का अपने अक्ष के प्रति जिज्ञासा का भाव बड़ा ही मनोहर लगता है और उसका शर्माकर आईना रखना बहुत ही सुंदर वर्णन है। पहला इसमें कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ बहुत ही अच्छा लगता है इस पाठ में। पहला ये है कि भोलानाथ के पिता उसको क्या कर रहे होते हैं, रामायण का पाठ पढ़ा रहे होते हैं, तो वो रामायण के पाठ पर न ध्यान देकर क्या करता है, वो आईना देखता है, अपना चेहरा देखता है, ठीक है। तो वो बहुत ही मज़े की बात है। लेकिन जैसे ही उसके पिता रामायण का पाठ पढ़ते पढ़ते जो है उसकी तरफ देखते हैं तो वो डर से क्या करता है, आईना रख देता है। तो ये बहुत अच्छा लगता है। दूसरा है, बच्चों द्वारा बारात का स्वांग रचते हुए दुल्हन को लिवा लाना व पिता द्वारा दुल्हन का घूंघट उठाने पर सब बच्चों का भाग जाना। बच्चों के खेल में समाज के प्रति उनका रुझान झलकता है, तो दूसरी ओर उनकी नाटकीयता एवं स्वांग उनका बचपना। कहा जा रहा है कि बच्चे गुड्डा गुड्डी का खेल खेलते हैं, दूल्हा दुल्हन का खेल खेलते हैं, तो जैसे ही उधर से उसके पिता आते हैं, उसका घूंघट उठा देते हैं, तो सारे बच्चे क्या होते हैं, डर से भाग जाते हैं। तो ये भी इस चैप्टर में बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। इसमें क्या चीज़ दिखाया गया है, इसमें यह दिखाया गया है कि बच्चे जो हैं क्या करते हैं, समाज के प्रति कहीं ना कहीं उनकी रुझान है। दूसरा क्या है कि वो नाटक में भी बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं इन सारे खेलों से। नेक्स्ट है तीसरा, बच्चे का अपने पिता के साथ कुश्ती लड़ना, शिथिल होकर बच्चे के बल को बढ़ावा देना और पछाड़ खाकर गिर जाना, बच्चे का अपने पिता की मूंछ खींचना और पिता का इसमें प्रसन्न होना बड़ा ही आनंदमयी प्रसंग है। कहा जा रहा है कि बच्चे क्या करते हैं, अपने पिता के साथ कुश्ती लड़ते हैं, उसके पिता ये दिखाने के लिए कि नहीं तुम जीत गए अपने बच्चे को, वो क्या करते हैं, वो गिर पड़ते हैं, वो पछाड़ खाकर गिर पड़ते हैं, जिसके वजह से वो बहुत ही अच्छा लगता है देख करके कि कहीं ना कहीं पिता क्या कर रहा है, अपने बच्चे को जो है वो कुश्ती में दिखा रहा है कि नहीं तुम्हें इतनी शक्ति है, तुम्हें इतनी बल है कि तुम मुझे हरा सकते हो। दूसरा है, बच्चा जब अपने पिता की मूंछ खींचता है तो उसके पिता उसमें बहुत ही जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं, जिससे बच्चा को भी लगता है कि नहीं बहुत अच्छा जो है पिता महसूस कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही अच्छी लगती है इस चैप्टर में, बहुत ही जो है वो प्रसन्न होने वाली चीज़ें, मस्ती वाली चीज़ें हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा प्रश्न है, इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं। ये जो उपन्यास है माता का आंचल, इसमें कहीं ना कहीं जो है वो ग्रामीण
कुछ कुछ बहुत सारी चीज़ें जो है वो ग्राम से रिलेटेड या फिर गांव से रिलेटेड चीज़ें दिखाई गई हैं। तो वही कहा जा रहा है कि आज के जो गांव की संस्कृति होती है, आज की ग्रामीण संस्कृति जो होती है, वो किस तरह का अभी परिवर्तन, किस तरह का वो चेंजेज आ रहा है अभी के ग्रामीण संस्कृति में। चलिए उसका उत्तर देखते हैं। 30 के दशक अर्थात 1930 के आसपास ग्रामीण संस्कृति में बनावटी दिखावा जीवन का अभाव था। लोग बहुत ही सीधा साधा जीवन व्यतीत करते थे। उसमें ग्रामीण लोगों पर विज्ञान का अधिक प्रभाव नहीं था। लोग बाजार अथवा दूसरों पर कम आश्रित थे। चोट लगने अथवा बीमार पड़ने पर भी बाजारू दवाइयों के स्थान पर घरेलू नुस्खों का अधिक प्रयोग किया करते थे। कहा जा रहा है कि जब 1930 की यदि बात की जाए तो 1930 के दशक में क्या होता था, बनावटी जीवन या दिखावे की दुनिया नहीं थी। उसमें क्या होता था, लोग बहुत ही जो है वो सिंपल लाइफ, बहुत ही सीधा साधा जीवन जीते थे। और उसमें ग्रामीण लोगों के पास क्या था, जो विज्ञान का अधिक प्रभाव नहीं था। कहा जाए एक तरह से तो तरह तरह की जो चीज़ें होती हैं, अभी जो साइंस ने निर्माण किया है बहुत सारी चीज़ों का, उस चीज़ों से क्या होता है कि लोग कहीं ना कहीं जो है वो समाज से टूटते जा रहे हैं, अपने गाँवों से टूटते जा रहे हैं। तो वो सब चीज़ों का जो है अधिक प्रभाव नहीं था उस समय, जिसके वजह से आपस में लोग मिलजुल कर बैठे रहते थे। ठीक है, फिर है चोट लगने या फिर बीमार पड़ने पर क्या किया जाता था, घरेलू दवाइयों का जो है वो उपचार किया जाता था। इसके साथ ही पहले की तुलना में आज की ग्रामीण संस्कृति में काफ़ी परिवर्तन आए हैं। अब गांव में भी विज्ञान का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जैसे लालटेन के स्थान पर बिजली, बैल के स्थान पर ट्रैक्टर का प्रयोग, घरेलू खाद के स्थान पर बाजार में उपलब्ध कृत्रिम खाद का प्रयोग तथा विदेशी दवाइयों का प्रयोग किया जा रहा है। पहले की तुलना में अब किसानों, खेतिहर मजदूरों की संख्या घट रही है। घर की छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी लोग दूसरों पर आश्रित होते हैं। अब अभी की यदि बात की जाए, अभी के ग्रामीण जीवन की, तो बहुत सारे परिवर्तन आ गए हैं। किसके वजह से? विज्ञान के भी वजह से। गांव में क्या हो रहा है, जब बैल जो है क्या करते थे, वो जुताई करते थे खेतों में, उसके स्थान पर ट्रैक्टर आ गया है। लालटेन वगैरह लगा करके जो है, लैंप वगैरह लगा करके बच्चे पढ़ाई करते थे, उसके स्थान पर बिजली हो गई है। ठीक है, फिर घरेलू खाद जो है वो गोबर वगैरह का इस्तेमाल करते थे खेतों में, उसका जगह जो है वो कृत्रिम खाद जैसे DAP, यूरिया, ये सब ने ले लिया है। विदेशी दवाइयों का प्रयोग किया जा रहा है। उसमें क्या किया जाता था, कुछ कुछ औषधियों के द्वारा जो है वो बीमारी को दूर किया जाता था, तो अभी उसका प्रयोग जो है विदेशी दवाइयों ले लिया है। तो इस तरह जो है पहले की तुलना में क्या किया है, जो किसान होते थे वो काफ़ी उसकी संख्या होती थी, बहुत ही अधिक मात्रा में भारत में जो है वो खेती होती थी और किसान रहते थे। लेकिन अभी क्या हो गया है कि किसानों की संख्या भी घटती जा रही है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। छोटी मोटी चीज़ों के लिए हम क्या हो रहे हैं, दूसरे पर आश्रित हो रहे हैं। पहले लोग खुद से वो चीज़ कर लिया करते थे। तो तब के ग्रामीण जीवन में और अब के ग्रामीण जीवन में यही सारी जो है वो अंतर निहित है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 7वां है, पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। ये जो पाठ है, इस पाठ में जो है भोलानाथ, उसके पिता, उसके माता से संबंधित जो है वो दिए गए हैं इस पाठ में, माता का आंचल में। तो इस पाठ को पढ़ते समय कहीं ना कहीं आपके माँ या फिर अपने पिता जो हैं उनके द्वारा भी किए गए आपके साथ जो लाड प्यार हैं वो आपको याद आ रहा होगा। तो उसी के बारे में इसमें कहा गया है लिखने के लिए। तो वो सारी चीज़ें आप अपने अनुभव के आधार पर लिख सकते हैं कि किस तरह आपके पिता ने आपको लाड प्यार किया है या फिर आपकी माँ ने आपको लाड प्यार किया है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। इसमें कहा जा रहा है कि माता पिता का अपने बच्चे के प्रति जो कर्तव्य, जो अगाध प्रेम है, उस चीज़ को लिखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका उत्तर है, भोलानाथ के पिता एक सजग व स्नेही पिता हैं। उनके दिन का आरंभ ही भोलानाथ के साथ शुरू होता है। उसे नहलाकर पूजा पाठ कराना, उसको अपने साथ घुमाने ले जाना, उसके साथ खेलना वह उसकी बाल सुलभ क्रीड़ा से प्रसन्न होना उनके स्नेह व प्रेम को व्यक्त करता है। उसको जरा सी भी पीड़ा हो जाए तो वह तुरंत उनकी रक्षा के प्रति सजग हो जाते हैं। गुरुजी द्वारा सजा दिए जाने पर वह उनसे माफ़ी मांगकर अपने साथ ही लिवा लाते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि भोलानाथ के पिता जो हैं वो बहुत ही जो है वो स्नेही पिता हैं। भोलानाथ को स्नेह देते हैं, प्यार देते हैं। वो उसे नहलाते धुलाते भी हैं, अपने साथ घुमाने भी ले जाते हैं, उसके साथ जो है खेलते भी हैं। ठीक है, और जरा सी भी यदि भोलानाथ को कोई दुख या कोई जो है कष्ट पीड़ा हो जाती है तो तुरंत जो है उसकी रक्षा कैसे की जाए, किस प्रकार जो है उसका वो निवारण किया जाए, उस चीज़ को जो है वो सोचने लगते हैं। यहाँ तक कि जब उसको गुरु जो है वो सजा देते हैं तो गुरु जी से जो है माफ़ी मांग लेते हैं और अपने साथ ही उसे घर ले आते हैं। फिर है यहाँ भोलानाथ के लिए उनके असीम प्रेम व सजगता का प्रमाण मिलता है। भोलानाथ की माता
वात्सल्य व ममत्व से भरपूर माता है। कहा जा रहा है कि ये सब के कारण से क्या करता है, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, भोलानाथ उसके पिता जो हैं उसके प्रति कैसे सजग हैं और कैसे उनका प्रेम का प्रमाण मिल रहा है। फिर है भोलानाथ की माता क्या है, वात्सल्य व ममत्व से भरपूर है। उनकी भी जो ममत्व है, मतलब माता का जो प्यार है वो काफ़ी एकदम भरा पूरा है। भोलानाथ को भोजन कराने के लिए क्या करती, वो तरह तरह के स्वांग रचती है। वह एक स्नेही माता, ये स्वांग जो है कहीं ना कहीं एक स्नेही माता की ओर संकेत करता है, जो अपने पुत्र के भोजन को लेकर चिंतित है। दूसरी ओर उसको लहूलुहान व भय से कांपता देखकर माँ भी स्वयं रोने व चिल्लाने लगती है। जब वो भोलानाथ को देखती है खून से लथपथ, तो वो स्वयं भी जो है क्या करती है, रोने लगती है और चिल्लाने लगती है। अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर माँ का हृदय भी दुखी हो जाता है। जब वो देखती है कि मेरा पुत्र दुख में है, तो वो उनका मन भी काफ़ी दुखी हो जाता है। वह सारे काम को छोड़कर अपने पुत्र को अपनी बाहों में भरकर उसको सांत्वना देने का प्रयास करती है। वह सोचती है कि नहीं, सारे काम को वो क्या करती है, छोड़ देती है। उसके बाद अपने बेटे को जो है वो सांत्वना देने लगती है, ताकि उसका बेटा घबराए नहीं। ठीक है, अपने आंचल से उसके शरीर को साफ करती है। इससे उनकी माँ अपने पुत्र के प्रति अमिट प्रेम, ममत्व व वात्सल्य का पता चलता है। इसी सबसे पता चलता है कि कहीं ना कहीं उसकी माँ तथा उसके पिता दोनों क्या हैं, वो भरपूर वात्सल्य, भरपूर प्रेम करते हैं अपने बेटे से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न जो है, प्रश्न नंबर 9 आपका पृष्ठ संख्या 9 में दिया हुआ है। ठीक है, प्रश्न है, माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। कह रहा है कि माता का आंचल इस पाठ का जो है शीर्षक दिया हुआ है, क्या इसका कोई और अन्य जो है वो शीर्षक क्या हो सकता है। इसका उत्तर है, लेखक ने इस कहानी का नाम माँ का आंचल उपयुक्त रखा है। इस कहानी में माँ के आंचल की सार्थकता को समझाने का प्रयास किया गया है। भोलानाथ को माता व पिता दोनों से बहुत प्रेम मिला है। उसका दिन पिता की छत्रछाया में ही शुरू होता है। पिता उसकी हर क्रीड़ा में सदैव साथ रहते हैं, विपदा होने पर उसकी रक्षा करते हैं। परंतु जब वह सांप को देखकर डर जाता है, तो वह पिता की छत्रछाया के स्थान पर माता की गोद में छिपकर ही प्रेम व शांति का अनुभव करता है। कहा जा रहा है कि ये जो पाठ है माता का आंचल, इसमें माता का आंचल बहुत ही उपयुक्त जो है वो शीर्षक है इस पाठ में। ठीक है, और इसमें भोलानाथ को अपने माता पिता दोनों से अगाध प्रेम मिलता है। लेकिन जब भोलानाथ सांप को देखता है, वह उससे डर करके वो कहाँ चले जाता है, अपने माँ के ही गोद में जा करके वो छिप जाता है, और वहीं पे उसको शांति का अनुभव होता है। माता उसके भय से भयभीत है, उसके दुख से दुखी है, उसके आंसू से खिन्न है। वह अपने पुत्र की पीड़ा को देखकर अपनी सुध-बुध खो देती है। वह बस इसी प्रयास में है कि वह अपने पुत्र की पीड़ा को समाप्त कर सके। माँ का यही प्रयास उसके बच्चे के आत्मीय सुख व प्रेम का अनुभव कराता है। इसके लिए एक उपयुक्त शीर्षक हो सकता था माँ की ममता, क्योंकि कहानी में माँ का स्नेह भी प्रधान है, अतः यह शीर्षक भी उचित है। इसमें जो है देखा जा सकता है कि जब वह सांप से डर जाता है, तो वो जब उसका बेटा भय में होता है, तो उसके भय को देखकर उसकी माँ भयभीत हो जाती है, उसके दुख को देखकर दुखी हो जाती है, उसके आंसू को देखकर वो परेशान हो जाती है, और अपने पुत्र की पीड़ा को देखकर कहीं ना कहीं वह अपना भी सुध-बुध वो खो देती है। तो ये सारा चीज़ जो है वो क्या दिखाता है, एक माँ की ममता को ही दिखाता है। इसलिए जो है इस चैप्टर का हम लोग शीर्षक ये भी रख सकते हैं, माँ की ममता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। इसका उत्तर है, बच्चे अपने माता पिता के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति अपनी विविध प्रकार की हरकतों से करते हैं। कहा जा रहा है कि बच्चे जो है अपने माता पिता के प्रेम को जो है बच्चे माता पिता के प्रति अपना जो प्रेम दिखाते हैं वो कैसे दिखाते हैं, इन सारी चीज़ों को बताना है। ठीक है, तो पहला है, वे अपने माता पिता से हठ द्वारा अपनी मांगें मनवाते हैं और मिल जाने पर उनको विभिन्न तरह से प्यार करते हैं। पहले तो बच्चे जिद करते हैं कि नहीं जी मुझे ये चाहिए वो चाहिए, जब वो मिल जाता है तो अपने माँ पिता से बहुत प्यार जो है वो दिखाने लगते हैं। दूसरा है, माता पिता के साथ नाना प्रकार के खेल खेलकर, बहुत सारे वो अपनी माता और पिता के साथ बच्चे क्या करते हैं, बहुत तरह के खेल खेलते हैं। तीसरा है, माता पिता को अपने रोज़मर्रा के खेल और बातों को बताकर, जो भी उनके बच्चों के दैनिक जीवन में जो भी उसने खेला, जिससे भी जैसी बात हुई, वो सारी बातों को शाम को वो अपने माता पिता से बताते हैं। चौथा है, माता पिता की गोद में बैठकर या पीठ पर सवार होकर वो क्या करते हैं, अपने माता पिता की गोद में बैठते हैं, वहाँ से लाड प्यार करते हैं, उनके पीठ पे भी सवार हो जाते हैं कभी कभी। ठीक है,
5वां है माता पिता के साथ रहकर उनसे अपना प्यार व्यक्त करते हैं और उनके साथ रहकर भी कहीं ना कहीं वो अपना प्यार क्या करते हैं, वो दिखाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे जो हैं अपने माता पिता से बहुत तरीक़ों से वो प्यार करते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस प्रकार भिन्न है। देखिए ये जो प्रश्न है कि आपकी इसमें बच्चे की दुनिया एक तरह से दिखाई गई है कि कैसे बच्चे रहते हैं, कैसे अपने माता पिता के साथ रहते हैं, कैसे दोस्तों के साथ रहते हैं, कैसे खेल खेलते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी जो बचपन की दुनिया, आपकी जो बीती हुई दुनिया है बचपन की, उससे ये किस तरह से अलग है। ठीक है, तो ये कहा जा सकता है कि हमारी जो दुनिया है वो क्या होता है, उन बच्चों से जो है वो भिन्न होती है, क्योंकि अभी की दुनिया में तरह तरह के खेल जो हैं वो बदल गए हैं। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। यह कहानी उस समय की कहानी प्रस्तुत करती है जब बच्चों के पास खेलने के लिए अत्यधिक साधन नहीं होते थे। वे लोग अपने खेल प्रकृति से ही प्राप्त करते थे और उसी प्रकृति के साथ खेलते थे। उनके लिए मिट्टी, खेत, पानी, पेड़, मिट्टी के बर्तन आदि साधन थे। परंतु आज के बच्चे की दुनिया इन बच्चों से भिन्न है। आज के बच्चे टीवी, कंप्यूटर आदि में ही अपना समय व्यतीत करते हैं। कहा जा रहा है यहाँ पे कि उस समय के जो बच्चे होते थे वो क्या करते थे, उनके पास खेलने के बहुत अधिक साधन नहीं होते थे, लेकिन वो शारीरिक खेल जैसे कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, इस तरह के खेल, या फिर मिट्टी से खेल, खेत से खेल, पानी, पेड़, ये सबसे जुड़े खेल खेलते थे। ठीक है, लेकिन आज की बच्चों की दुनिया क्या है, इससे बिल्कुल अलग है। आज के बच्चे किस में खोए रहते हैं, मोबाइल में खोए रहते हैं, टीवी में खोए रहते हैं, कंप्यूटर में खोए रहते हैं। इसी समय उनका जो है वो समय बीत जाता है, या फिर क्रिकेट, बैडमिंटन, चॉकलेट, पिज़्ज़ा आदि में ही अपना बचपन बिता लेते हैं। कहा जा रहा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। अभी तो ऐसा भी समय हो गया कि बच्चे क्रिकेट भी खेल रहे हैं, तो किस में खेल रहे हैं, फ़ोन में ही खेल के अपना समय निकाल लेते हैं। ठीक है, मतलब शारीरिक खेल किसी तरह का उनका नहीं होता, इसी में उनका बचपन बीत जाता है। 12वां प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु व नागार्जुन की आंचलिक रचनाओं को पढ़िए। फणीश्वर नाथ रेणु की बहुत सारी रचनाएं हैं, उसके साथ ही नागार्जुन की भी बहुत सारी रचनाएं हैं। इसको आप जो है पढ़ सकते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु की जो रचना है वह है मैला आंचल, एक है जो बहुत ही अच्छी रचना है, इनकी पढ़ सकते हैं। और नागार्जुन की बलचम नमा है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की रचनाएं कुछ कुछ हैं जो आप उनको निकाल करके कभी समय मिलने पर पढ़ सकते हैं, आपको अच्छा ही लगा होगा। ठीक है, तो इस जो चैप्टर था माता का आंचल, इसके सारे प्रश्नोत्तर को हम लोगों ने पूरा किया। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।